हूँ, यहाँ आसानी से आपके हाथ में शेयर दिए जाएंगे, हमारे हाथों में, और वहाँ हमें इसका आंकलन करना है कि हमने इन जो हमारे हाथों में अब शेयर आ चुके हैं उसके साथ करना क्या है। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। इसकी जो फंडामेंटल है वो निगेटिव है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक इन्होंने अपनी गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी को छुड़ाया, उसकी करेंगे हम बाद में। वाली बैटरी जो उसके अंदर गाड़ी के अंदर होगी जो अपनी है, उसकी बिक्री जो ऑनलाइन या शोरूम में जाकर भी ले सकते हैं और तुरंत ही यानी उसी दिन ही पंजीकृत वाहन अपना ओला का घर ले जा सकेंगे। वो समझ में नहीं आएगी, पर मैं आपको यहाँ एक साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ जिससे आपको अपने शेयरों को कैसे हम बचा सकते हैं या कैसी स्थितियों को हम समझ सकते हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना। ओला इलेक्ट्रिक की आज वीडियो में आपको फिर कह रहा हूँ, आपको दिमाग से समझनी पड़ेगी। जब आप नीतियों को दिमाग से समझते हैं तो आपके अंदर लालच का कोई भाव नहीं रहता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। सर देखो सर, ओला इलेक्ट्रिक की आज वीडियो में आपको फिर कह रहा हूं, आपको दिमाग से समझनी पड़ेगी। जब आप नीतियों को दिमाग से समझते हैं तो आपके अंदर लालच का कोई भाव नहीं रहता, फिर आपका दिमाग चलता है। और जब आपका दिमाग चलेगा तो कहीं ना कहीं दूर की स्थितियाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज की ओला की स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, ये बाजार है, मैंने आपको फिर कहा, यहाँ आसानी से कोई भी किसी को पैसा कमा कर नहीं देगा। शुरुआती तौर में कुछ अच्छी चीज़ें करके आपके हाथों में शेयर दिए जाएंगे और बाद में जब कुछ चीज़ें होंगी तो वही अलग अलग स्थितियों के साथ आपको बताकर आपके हाथों से शेयर ले लिए जाएंगे। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, एक रख रखाव का काम कर रहे हैं, उस रख रखाव के काम के अंदर भी हमें लॉस हो रहा है। यहाँ पर आपके हाथों में शेयर दिए जाएंगे और आपके हाथों से शेयर लिए जाएंगे, इनमें दो फर्क होते हैं। जब हमारे हाथों में शेयर दिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट देखना है। जब आपकी स्थितियों को समझ जाए तो वहाँ से तो आप बच जाओगे। और जब आपके हाथों में शेयर उसी हिसाब से दिए जाते हैं और आप उसके अंदर कल्पना करने लग जाते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत गुना हो जाएगी, तो यानी कि हमारे जो बाद में शेयर लॉस में निकलेंगे वो हमारा पैसा निकल जाएगा। दोनों तरफ से एक पैसा कमाया जा सकता है और दूसरी तरफ से आपको पैसा गंवाया जा सकता है, अगर आपके अंदर और हमारे अंदर वो लालच होगा। कौन सी स्थितियों को समझा मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर शुरुआती तौर पर हर चीज़ आपके हाथ में दे दी जाएगी और बाद में किस तरीके से आपके हाथों से शेयर निकालें, ये भी रणनीति बनती जाएगी। और इसी का नाम है शेयर बाजार। बहुत अलग नीति है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज हम ओला की स्थितियों को भापेंगे। थोड़ा सा अगर मैं आपको ओला के बारे में बताऊं, अभी वीडियो पूरी बनाऊंगा तो देखो, ओला से मैंने 2-3 बार प्रॉफिट लिया है शुरुआती तौर पर, जब इसका शेयर काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से IPO के बाद से भागने की स्थितियों के साथ आई। और फिर इसकी रणनीतियों के अनुसार जितना मैं झेल सकता हूँ उतना मैंने दूर की दृष्टि के लिए रखा। और वो इसलिए रखा क्योंकि ओला की जो भी काम करने की नीतियाँ हैं, जो भी उसके अंदर स्थितियाँ हैं, जो वो काम कर रहा है, वो एक रखने पे विश्वास जगा रहा है मेरे अंदर। पर हाल ही में जब शेयर इसका इतने नीचे है तो वो जो मेरी स्थितियाँ या किसी भी अलग तरीके की स्थितियाँ हैं वो जल्दी में नहीं होगी। यानी कि फिर हमें चाहिए समय, और समय का ही बाजार के अंदर गेम है। तो आज हम ओला की स्थिति को फिर से समझ कर चलेंगे। देखो सर, आज हम बात फिर कर रहे हैं रिलायंस ग्रुप की, यानी कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में। एक न्यूज़ निकल कर आई है, थोड़ा सा इस न्यूज़ को मैं पढ़ूंगा, फिर इसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखो सर, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यूनियन बैंक के नोटिस पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद अनिल अंबानी की रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में आया है उछाल। सबसे पहली बात ये समझिए कि जो अनिल अंबानी जी के लड़के हैं उनके ऊपर, नाम पढ़ लेना, जे अनमोल हैं, उनके ऊपर यूनियन बैंक ने एक ऋण से संबंधित
धोखाधड़ी से संबंधित ऋण, एक ऋण है, लोन लिया होगा, उसके ऊपर उन्होंने एक स्थितियां पैदा कर दी और डायरेक्ट ही इसकी चुनौती, मतलब अलग तरीके से स्थितियों को पैदा कर दिया, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये लोन दिया गया था वो अब चुकाया नहीं जा सकता, या अलग अलग नीतियों के साथ धोखाधड़ी के हिसाब से हो गया। अब इसको चुनौती देने के लिए रिलायंस ग्रुप ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई। तो अब उच्च न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण किससे मांग लिया? यूनियन बैंक से मांग लिया कि जो आपने इनके ऊपर ऋण संबंधित इल्ज़ाम लगाए हैं, तो क्या आपने इनको कुछ कारण बताओ, नोटिस भी पहले भेजा था या नहीं भेजा था? तो अब ये स्थितियां यूनियन बैंक से पूछी जा रही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ऋण जो चल रहा है ये प्रॉब्लम वाला है, कुछ धोखाधड़ी वाला है, जो भी है, हमारे समक्ष आने से पहले क्या आपने इसके लिए उनको कुछ कारण बताओ, नोटिस भेजा था कि भाई बताओ कि आपने ऐसा क्यों ऋण के साथ किया है? तो अब स्थितियां ये भी है कि अगर हम मामले को ऊपर ले जा रहे हैं तो जिसका जो मामला है उससे पहले एक बार आगाह भी करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि पहले आपको पता ही होगा किसी ने कुछ फ्रॉड कर दिया तो उससे पहले नोटिस भेजा जाता, भैया इतना पैसा दे दो नहीं तो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। तो ये वो स्पष्टीकरण है कि आपने ये कारण बताओ नोटिस पहले भेजा नहीं भेजा है। अब यूनियन बैंक इसके ऊपर कुछ स्पष्टीकरण देगी, तो यहाँ इसकी वजह से शेयरों के अंदर आ गई तेजी। पर मैं ये तेजी नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि अनिल ग्रुप के ऊपर पहले ही ईडी, सीबीआई, सेबी के मसले चल रहे हैं। एक ये मसले के हिसाब से अगर कंपनी के ऊपर अपर सर्किट लग जाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो आगे भी चीज़ें हो सकती हैं। 19 दिसंबर को इसमें फिर से सुनवाई होने वाली है, ये आप समझ कर चलें। और अगर इस नोटिस की वजह से, जो आज की न्यूज आई है, इसकी वजह से तेजी के संकेत हैं, तो फिर 2 दिन से रिलायंस इंफ्रा आपको अपर सर्किट लगा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हमें देखने को मिले तो रिलायंस पावर भी थोड़ी थोड़ी बढ़त में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ स्थितियों को समझिए, ये शेयर बाजार अलग नीतियों के साथ है। किसी के भी कहने पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शेयरों को खरीदने बेचने की स्थितियों के साथ आगे मत बढ़ें। एक स्थितियों को समझे कि क्या उस स्थितियों को समझकर आप आगे की दिशा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ हो सकती हैं, लॉस या प्रॉफिट, खरीदना या बेचना, शेयर गिर गया या भाग गया। इन्हीं चीज़ों के अंदर पैसा कम हो जाएगा, इन्हीं चीज़ों के अंदर पैसा बढ़ेगा। तो आपको वो नीति समझ में आनी चाहिए। तो ये वो न्यूज़ थी। अच्छा, अब हम ओला के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे, और मैं आज ओला की जो भी स्थिति आपको समझाऊंगा उसके फंडामेंटल को हिसाब के देखकर, दूसरा न्यूज़ 2-3 न्यूज़ पुरानी लूँगा मैं आपको, और उन स्थिति को भी आपको देखकर चलूँगा। तो हम ओला की स्थितियाँ शुरू करेंगे। फिर दोबारा से जो भी शुरुआत में बताया मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ आसानी से आपके हाथ में शेयर दिए जाएंगे, हमारे हाथों में, और वहाँ हमें इसका आंकलन करना है कि हमने इन जो हमारे हाथों में अब शेयर आ चुके हैं उसके साथ करना क्या है। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और यही स्थितियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी का जब IPO आया था तो 76 रुपये में लिस्ट हुआ था। अब 76 से आज ये शेयर 33-34 रुपये करीब देखने को मिल रहा है। क्या 76 के बाद कंपनी का शेयर सीधा ही 34 में आया, या उसके बाद ये कंपनी का शेयर रॉकेट बनकर आपको 20 अगस्त 2024 को 157 रुपये कुछ पैसे में देखने को मिला? देखो सर, मैं आपके लिए जो एनालाइज कर रहा हूँ पूरा घंटों बैठकर अध्ययन करता हूँ पहले, फिर मुझे वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं कि मैं आपको बार बार कोई पढ़ कर सुना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखते भी होंगे काफ़ी लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते और वो पढ़कर सुना रहे हैं और पढ़कर आपके लिए एनालाइज कर रहे हैं। पढ़ता मैं भी हूँ, पर मैं पहले पढ़ लेता हूँ। दोबारा इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि न्यूज़ को भी आपके लिए वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं अपना चेहरा ना दिखाऊँ, न्यूज़ आपको सुनाता रहूँ, पीछे से बोलता रहूँ, वो बहुत आसान है, वो कोई भी कर लेगा। कुछ लोगों के व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि वो पीछे से बोलते हैं और वो कुछ कुछ चीज़ें बोल के चले जाएंगे, वो समझ में नहीं आएगी। पर मैं आपको यहाँ एक साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ जिससे आपको अपने शेयरों को कैसे हम बचा सकते हैं या कैसी स्थितियों को हम समझ सकते हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कंपनी का अगर हम हाई देखें तो 157 रुपये का ऑल टाइम इसका हाई है करीब का। आज कंपनी का शेयर 33-34 रुपये में करीब में मिल रहा है। और अगर ये स्थिति अगर इसकी हम फंडामेंटल की चेक करें तो कंपनी की जो सेल है डाउन हो रही है साल दर साल।
दूसरा स्थितियों को अगर हम देखें, मैं नेगेटिव चीज़ बता रहा हूँ, उसका फंडामेंटल आपको बता रहा हूँ, लॉस कंपनी कर रही है। तीसरी स्थितियों को देखें तो रिजर्व इनका कुछ करोड़ का माइनस में आ गया है। कंपनी के पास 3,000 करोड़ रुपए का अधिक का करीब का इनके पास कर्जा हो गया है। कंपनी की अगर हम कैश फ्लो देखें, जहाँ से कमाकर कुछ पैसा लगाएंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना इन्वेस्टिंग में कुछ कर रहे हैं, बल्कि कंपनी उधार ले रही है। तो यानी कि कैश फ्लो भी कंपनी का निगेटिव है। पहले सेल निगेटिव हो गई, लॉस हो गया उसके अंदर, सेल कम हो रही है। दूसरा रिजर्व और ये भी सब निगेटिव दिख रहा है। तीसरा आपको इनका कैश फ्लो जो है वो भी आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसकी जो फंडामेंटल है वो निगेटिव है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक इन्होंने अपनी गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी को छुड़ाया, उसकी करेंगे हम बाद में बात। फिलहाल ये चीज़ देखते हैं कि सितंबर 2025 तक कंपनी के अंदर जो प्रमोटर आपको देखने को मिल रहे हैं वो करीब करीब 36.78% प्रमोटर हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर जो प्रमोटर अभी कम है, और भी आगे आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसका पहले फंडामेंटल चेक करने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी का शेयर होल्डिंग। तो भैया प्रमोटर इसके अंदर 36.78% है, नई प्रमोटर हिस्सेदारी जो आएगी वो 34% की हो जाएगी। वो किस लिए होगी मैं आगे आपको बताऊंगा। एफआईज कंपनी के अंदर 3.24% करीब हैं जो कम हो रहे हैं, इससे पहले थोड़े से बढ़ गए थे। डीआईज कंपनी के अंदर 6.78% हो गया। अब ये डीआईज कौन होते हैं भाई? ये डीआईज होते हैं देश के अंदर वाले डीआईज, जो भारत के अंदर म्यूचुअल फंड हो गए, अलग अलग कंपनियां होगी, वो देश के संस्थागत निवासक हैं, वो डीआईज के रूप में आते हैं। और देखने को ये मिल रहा है कि सितंबर 2025 में अचानक से इसके अंदर डीआईज आ गए। और डीआईज में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के अंदर जो एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है मोतीलाल ओसवाल का, जिन्होंने सितंबर 2025 में 2.40% की हिस्सेदारी बनाई। यानी कि अगर इस कंपनी के अंदर उस वक्त भी प्रॉब्लम थी, सितंबर में प्रॉब्लम थी, उससे पहले भी प्रॉब्लम थी, तो ये मोतीलाल ओसवाल जी ने अपनी होल्डिंग को 2.40% की सितंबर 2025 में बनाया। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। और दूसरे जो इसके अंदर एक और हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 2025 सितंबर में। तो आपके अंदर ये भी चीज़ आनी चाहिए कि एक तरफ कुछ लोग निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? जब फंडामेंटल पूरा कमज़ोर है। अब आगे की स्थितियों के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, पब्लिक की अगर हम बात करें तो 48.33% के अंदर कंपनी के पब्लिक है। अदर की अगर हम बात करें तो 4.47% के हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, जो 48.33% की पब्लिक है, इसके अंदर एक हिस्सेदारी 14.70% की है। और बाकी जो आपको देखने हो 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इसके अंदर चीज़ों के साथ है। अब ये अगर हम फंडामेंटल चीज़ देखें तो हमें एक दूसरी दृष्टि दिखा रहा है, जहाँ पर पब्लिक के अंदर बड़ी हिस्सेदारी, दूसरा मोतीलाल ओसवाल की हिस्सेदारी बड़ी है, बनाई है इसी वक्त, और दूसरे ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ और चीज़ें बोल रहा है, वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब इनकी एक स्थिति को समझे कि अगर कंपनी पूरी ही बर्बाद है तो कंपनी ने अभी एक, मैं आपको 14 दिसंबर की एक न्यूज़ बताना चाहूँगा, 14 दिसंबर 2025 की। समझो इस स्थिति को। कंपनी ने अपने द्वारा निर्मित 4680 जो इनकी बैटरी सेल है, और अपनी ही गाड़ी के अंदर उस बैटरी को संचालित कर दिया, जो एक पूर्णतया से कंपनी ने खुद की फैक्ट्री के अंदर उस पर निर्मित किया है। और हाइपर डिलीवरी कंपनी ने शुरू कर दी, और उसके अंदर वही बैटरी लग रही है जो कंपनी ने बनाया। तो भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जिसने अपनी बैटरी का विस्तार खुद ही कर दिया है। और ये हाइपर डिलीवरी जो 14 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुई है, ये कहला रही है कि कंपनी की जो आप 4680 वाली बैटरी जो उसके अंदर गाड़ी के अंदर होगी, जो अपनी है, उसकी बिक्री जो ऑनलाइन या शोरूम में जाकर भी ले सकते हैं, और तुरंत ही यानी उसी दिन ही पंजीकृत वाहन अपना ओला का घर ले जा सकते हैं। तो ये कोई एक बेकार कंपनी, मरी हुई कंपनी इस स्थिति को करेगी, तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। फंडामेंटल मैं आपको फिर कह रहा हूँ कमज़ोर है, स्थिति को आप समझिए। दूसरा, कंपनी ने अभी ओला शक्ति के बारे में आपको बताया था, तो भैया भी ये चीज़ें लॉन्च नहीं हुई है इनकी, मतलब ये पूर्णतः घरों के अंदर नहीं पहुँची है। ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का बैटरी पैकअप इन्होंने इस तरीके का बनाया जो घर के अंदर पूरे घर को बिजली दे सकता है, और बिजली के जो भी इक्विपमेंट्स हैं घर में जो घरेलू है उनको वो चला सकता है, चाहे आप ग्रिड के द्वारा जुड़े हो या ना जुड़े हो। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये भी, और ये सोलर से भी जुड़ सकता है।
तो कंपनी ने इसके बारे में हाल ही में हमें एक चीज़ स्थितियों के साथ बताया है। तो ये एक इनकी स्थितियाँ हैं। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, इनकी बाइकें भी आएंगी। चौथा मैं आपको इनकी एक चीज़ें बताऊं तो कंपनी ने 1000 टॉप टेक्नीशियन की भी भर्ती करने के लिए स्थितियां बताई, क्योंकि इनकी जो सर्विस की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी, वाकई प्रॉब्लम थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, जिनमें कई नोटिस इनको मिल गए थे। तो ये अपने सर्विस सेंटर की स्थिति को भी सुधारेंगे, पर उसके अंदर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस कंपनी के अंदर वक्त लगने वाला है। मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो हमें नहीं दिखती, हमें दिखता है शेयर गिर रहा है, शेयर उठ रहा है। मैं आपको वो स्थितियाँ पैदा कर रहा हूँ जो आपको समझनी है, अपने माइंड से समझनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ भैया, वीडियो के पीछे से बोलना बहुत आसान है, चेहरा दिखाकर चीज़ों को समझाना वो बहुत मुश्किल है। कई रीटेक कई लोग करते होंगे, पर अब तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ ये खरीदना बेचने की स्थिति को मैं रखता हूँ परे। मेरा माध्यम वो है कि हम किस तरीके से उस विधि को समझें कि कितनी आसानी से लोग हमारे हाथों में शेयर देंगे और कितनी आसानी से उस शेयर को लेकर भाग जाएंगे। उस स्थिति को आपको देखना है। तो कंपनी के अंदर क्या चीज़ अच्छी हो सकती है? सबसे पहले जो जो चीज़ें ये कर रहे हैं उसमें ये और बढ़ावत करेंगे। जो जो चीज़ें ये लॉन्च करेंगे उससे और वो कंपनी की बढ़ी, क्या होगा, सेल बढ़ेगी। सेल के साथ साथ अगर हम स्थिति को देखेंगे तो कंपनी की जब सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी में कंपनी को आना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी लॉस कर रही है, तो इसमें भी समझ आएगा। दूसरा, रिजर्व जो माइनस में वो प्रॉफिट में होगा, कर्जा कम होगा। तीसरा, कंपनी का कैश फ्लो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ डालेगी, कर्जे को कम करेगी, ये आपको देखना है। तो इन पर भी आपको नज़र तब लगेगी जब इनकी सारी विधियाँ आगे होंगी। चौथी, अगर मैं आपको इसके अंदर एक और न्यूज़ बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसकी क्षमता जो है बैटरी के अंदर स्थापित है, यानी कि इनके पास अपने द्वारा जो वर्क बैटरी के अंदर कर रहे हैं उसके अंदर इनकी जो क्षमता है स्थापित है। बाकियों की कंपनी की क्षमता जो है मैं आपको बताऊंगा उनकी स्थापित नहीं है। तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई थी जो पीएलआई की स्कीम का लाभ उठा रही है। तो अब मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ कि पीएलआई जो स्कीम सरकार के द्वारा दी जाती है तो वो कोई मरी हुई कंपनी को तो नहीं देगी सरकार, सोच समझ के ही तो देगी ना भाई, जिससे देश का नाम हो, देश के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी हो। पीएलआई स्कीम क्या कोई भी उठा कर ले लेगा? पीएलआई स्कीम कोई लोन नहीं है जो बैंक से ले लिया उसके बाद आपने नहीं लौटाया तो अलग स्थितियां हो गई। पीएलआई स्कीम उस स्थिति के साथ देखा जाता है कि आप उस वैल्यू के साथ वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट आपको ये भी समझ कर चलना पड़े। इस न्यूज को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। स्थापित क्षमता वाली एकमात्र बैटरी पीएलआई लाभार्थी कंपनी बनी ओला। ये कौन बता रहा है? ये केंद्र सरकार बता रही है। देखो सर, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है, 9 दिसंबर 2025 की न्यूज़, और काफ़ी लोगों ने ये न्यूज़ समझी नहीं होगी। और मैंने आज इस न्यूज़ को इसलिए खोजा क्योंकि आपको पूर्णतया ओला के बारे में बताना है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? SD कुमारस्वामी ने मंगलवार को लोकसभा यानी कि 9 दिसंबर 2025 को बताया कि ओला एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे अभी तक स्थापित क्षमता के साथ, स्थापित क्षमता बहुत बड़ी वैल्यू के साथ मैं बोल रहा हूँ, स्थापित क्षमता एक ऐसी क्षमता है जहां आप उस वैल्यू पर हो जिस पर आप वो काम कर रहे हो, जितनी क्षमता आपकी होगी। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ फॉर्म भर दिया और मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा हूं, मेरी कुछ क्षमता ही नहीं है। क्षमता होने के बाद स्थापित पहले ऐसी कंपनी बन गई, ये वर्डिंग आपको समझ में आनी चाहिए। तो जिसे अभी तक स्थापित क्षमता के साथ बैटरी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है, यानी कि पीएलआई का लाभ मिल रहा है इसको। और मैंने आपको पीएलआई स्कीम के बारे में एक संक्षेप में समझाया। निचले सदन में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत ओला की वर्तमान बैटरी उत्पादन क्षमता 1 गीगावाट घंटा है। अभी इसकी वर्तमान जो बैटरी क्षमता है 1 गीगावाट घंटा है, और कंपनी जो मैं आगे बताऊंगा उनकी नहीं है। देखो सर, किस किस के नाम आ रहे हैं। ओला सेल टेक्नोलॉजी को 20 गीगावाट क्षमता स्थापित करनी है। अभी कंपनी के पास मात्र 1 गीगावाट की क्षमता है, और इसे कितनी करनी है? 20 गीगावाट। कितना ज़्यादा होता है ये। दूसरी ओर अगर मैं आपको जो बताऊं, रिलायंस न्यू एनर्जी को 2 इकाइयों के माध्यम से 15 गीगावाट क्षमता स्थापित करनी है, जबकि एसीसी एनर्जी स्टोरेज के रूप में बोली लगाने वाली कंपनी का लक्ष्य
5 गीगावाट का है, यानी कि 20 गीगावाट का लक्ष्य किसका है? ओला का है। रिलायंस न्यू एनर्जी का 15 का है और एसईसी एनर्जी स्टोरेज का जो है 5 गीगावाट का है। अब आप ये लाइन पढ़ो, मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत अन्य 2 लाभार्थियों रिलायंस न्यू एनर्जी और एसीसी एनर्जी स्टोरेज दोनों के पास वर्तमान में कोई क्षमता नहीं है। यानी कि और भी जो लाभार्थी के लिए पहले की चीज़ें कर रहे हैं, जो अपना स्टेटमेंट बता रहे हैं कि भैया मैं 15 गीगावाट करनी है, 5 गीगावाट करनी है, उनके पास कोई भी अभी क्षमता ही नहीं है इस तरीके की। तो यानी कि ओला के पास 1 गीगावाट तो है, समझे बात को। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो बाजार है ये सिर्फ आपको फंडामेंटल में नहीं दिखने का, या किसी के खरीदने बेचने में नहीं दिखने का आपको, या गिरावट में नहीं दिखने का आपको नीतियाँ समझ में आनी चाहिए। जिस दिन आप नीतियाँ समझ गए भैया इसी का खेल है बाजार, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत लोगों को ओला दिख रहा है बेकार, मुझे भी दिख रहा है बेकार, फिलहाल अभी की स्थितियों में तो बेकार दिख रहा है ना, पर ये जो सारी स्थितियाँ इसकी हैं तो फिर ये स्थितियाँ भी नहीं इसके साथ जुड़नी चाहिए। फिर इसे भी आपको बोलना चाहिए, जो ये बैटरी सेल है, बाइकें हैं, अलग अलग नीतियाँ ये जो ओला बता रहा है, तो फिर भैया ये भी ना बताए ओला, तो वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब आपको समझना है एक स्थिति को जो अभी हाल ही में घटित हुई है, और इसे कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा। कल की न्यूज़ है, इस न्यूज़ पर कल वीडियो बनानी थी, पर मैंने आपके लिए कल वेदांता, टाटा पावर और रामा स्टील पर वीडियो बनाई है। क्या न्यूज़ है? देखो सर, ओला ने कुछ शेयरों को गिरवी रखा हुआ था अपनी हिस्सेदारी का, यानी जितनी उसकी हिस्सेदारी थी उसमें से कुछ % को उसने गिरवी रखा, और उससे जो धन प्राप्त हुआ, समझो सर कहानी की तरह, उससे जो धन प्राप्त हुआ इसने, देखो सर, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया कि इनका एक कृत्रिम AI भी है, यानी कि कंपनी AI के ऊपर भी वर्क कर रही है। अब उस AI के ऊपर वर्क करने के लिए कंपनी को चाहिए थी पैसा, तो अभी कितने चीज़ों में कंपनी वर्क कर रही है, अब मैं AI आपको बताना भूल गया, कंपनी AI पे भी वर्क कर रही है। तो ये AI के जो काम थे, कामकाज थे, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आगे क्या क्या चीज़ होंगी, तो कंपनी ने अपनी कुछ हिस्सेदारी को गिरवी रख दिया था और पैसा जुटाकर इस तरीके का ऋण प्राप्त किया और उससे अपनी कंपनी का जो कृत्रिम AI है उसके अंदर कामकाज शुरू किया। अब कंपनी ने इन गिरवी रखे शेयरों को कल छुड़वा लिया है, समझते हैं ना, उन शेयरों को छुड़वा लिया। अब इससे होगा क्या? अब तो कंपनी बन गई है कंपनी, यानी कि कोई भी उसकी गिरवी नहीं है, प्रवक्ता प्रमोटर बन चुके हैं। दूसरी स्थिति को समझे, जहां इसके पास पहले 36.78% की हिस्सेदारी थी, तो अब इस कार्य के अनुसार, क्योंकि जो इन्होंने अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाया है, पहले गिरवी रखे थे, अब इन्होंने कुछ हिस्सेदारी को अपनी बेचा है, उस बेच के जो पैसा है उससे गिरवी हटाया है। तो यानी कि अब कंपनी के पास जो भावेश अग्रवाल है उनके पास 34% की हिस्सेदारी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो यानी कि अब कंपनी के पास 34% हिस्सेदारी, पर उसके पर अब इस तरीके का कोई भी लेन देन नहीं है, जैसे कि गिरवी टेंशन नहीं है। तो आप ये समझें, तो कंपनी ने एक तो कृत्रिम के लिए जो लोन लिया था उसके हिसाब से चीज़ों को उसने क्लियर कर दिया, गिरवी करके, गिरवी पड़े हुए शेयर भी ले लिए। अब उन शेयरों को इसने ब्लॉक डील के माध्यम से बेचा। अब कुछ लोगों को लग रहा है ये नेगेटिव, कुछ लोगों को लग रहा है पॉजिटिव। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बेचा ना बेचा वो उनकी मर्जी है, पर एक चीज़ ये समझिए कि जिन्होंने भी वो हिस्सेदारी कुछ इन्होंने जो बेची, ब्लॉक डील के माध्यम से खरीदी किसने? क्योंकि गिरवी तो इन्होंने रखी नहीं है, बेची है। और जो खरीद रहा है हिस्सेदारी, तो उसको ये सारी स्थितियाँ नहीं दिख रही होगी, भैया कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम है, कंपनी की सेल खराब है, कंपनी कैश फ्लो खराब है, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न टेंशन में है, कंपनी का रिजर्व के टेंशन में है, कंपनी पे कर्जा है, कंपनी अब 6ठे नंबर पर आ गई है मार्केट कैप के हिसाब से इस तरीके की कंपनियों में। तो जिसने ब्लॉक डील के माध्यम से कल ये चीज़ें खरीदी, तो क्या उसको वो चीज़ नहीं दिख रही थी? यानी कि उसने 34.99 रुपये में करीब में 34.99 रुपये करीब में इनकी कुछ हिस्सेदारी खरीदी। तो इस मसले को भी आपको माइंड से समझना है। इसकी वीडियो आपको कैसी लगी? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई भी उद्देश्य बिकवाने का नहीं है ना खरीदवाने का। जो न्यूज़ है मैंने वही आपके सामने रख दी, उसके साइकोलॉजी आपको समझाई है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर नहीं है। समझदार हमें और ज़्यादा बनना पड़ेगा, लालच को दूर करना पड़ेगा और दिल के बदले दिमाग से हमें समझना पड़ेगा।
कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई बाय और ख़रीद की कोई भी ऐसी प्रस्तुति नहीं है जहाँ मैं आपको कहूँ यहाँ खरीदो वहाँ बेचो। तो क्या है, ये एक न्यूज बेस्ड चैनल है, इसको आपको समझना है। चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।